वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए CS 504 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पहले आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें और आपको काफ़ी ईजी भी रहे। सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है एक सिस्टम का, और आर्किटेक्चर जो है वो रिकर्सिवली तौर पर डिकम्पोज होता है पार्ट्स के अंदर जो कि इंटरेक्ट करते हैं इंटरफेसेस के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू, और जो कि कनेक्ट करते हैं पार्ट्स को और कॉन्स्ट्रेंट्स को असेंबल करने के लिए पार्ट्स। और पार्ट्स जो कि ट्रैक करते हैं इंटरफेस के थ्रू, उसमें शामिल होते हैं क्लासेस, कंपोनेंट्स और जो सब सिस्टम्स वगैरह हैं। आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को लाजमी तौर पर एड्रेस करना चाहिए नॉन फंक्शनल और इसी के साथ साथ जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, और इसमें शामिल होती है परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी वगैरह। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस की बात करें तो किसी भी दूसरे डिज़ाइन एक्टिविटी की तरह जो डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, वो एक क्रिएटिव और इटरेटिव प्रोसेस है और इसमें शामिल है परफॉर्म करना नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, नॉट नेसेसरीली तौर पर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस के अंदर होना। आर्किटेक्चरल व्यूज़ की बात करें, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइन करता है हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जो है सॉफ्टवेयर का, उसको आपस में जो है वो एक साथ करते हुए नंबर ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है एक ऑर्गेनाइज फैशन के अंदर। किसी भी सिस्टम के अंदर सब सिस्टम को ज़रूरी होता है कि वो एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन और डेटा। रेफरेंस आर्किटेक्चर की हम बात करें ये जो एक फिजिकल आर्किटेक्चर नहीं होता, ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है डिफाइन करने के लिए प्रोटोकॉल्स और डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना सिस्टम जिनको डेवलप किया है डिफरेंट पार्टीज़ ने। डिज़ाइन पैटर्न की हम बात करें जो डिस्क्रिप्शन है कम्युनिकेट करने का ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस जो इनको कस्टमाइज़ किया जाता है कि सॉल्व किया जाए एक जनरल डिज़ाइन जो एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन पैटर्न का वो जो है नया नहीं है, क्योंकि हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ़ सिमिलर परसीड्स जो है हिस्ट्री के अंदर प्रोग्राम डिज़ाइनिंग और राइटिंग के। एंड फॉर इंस्टेंस जैसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेरी लाइब्रेरी जो है वो एक लाइब्रेरी है रीयूजेबल कंपोनेंट्स की, जिनको प्रोवाइड किया C++ कंपाइलर्स की तरफ से। और स्मॉल टॉक जो कि पहली जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसके अंदर ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ किए गए थे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न, और MVC पैटर्न को जो है वो ऑब्जर्व किया गया था, ये जो है बेस थे ऑब्जर्वर पैटर्न के ऊपर। मोटिवेशन की हम बात करें ये जो है प्रोवाइड करता है कॉमन साइड इफेक्ट जो है पार्टीशनिंग करने का एक सिस्टम जो है कलेक्शन के अंदर कोऑपरेटिंग क्लासेस के जो कि होती हैं इन द नीड के अंदर कि मेंटेन किया जाए कंसिस्टेंसी जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। इंटेंट की बात करें तो ये इंश्योर करता है कि क्लास डाटा क्लास ओनली सिर्फ उसका जो है वो एक ही इंस्टेंस है और प्रोवाइड करता है ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस जो है उसके लिए। फैसेट पैटर्न की हम बात करें, इसकी इंटेंट की बात करें ये प्रोवाइड करता है यूनिफाइड इंटरफेस जो है सेट ऑफ इंटरफेसेस के को एक सब सिस्टम के अंदर, जबकि फैसेट जो है वो डिफाइन करता है एक हाई लेवल इंटरफेस जो कि बनाता है सब सिस्टम को ईजियर यूज़ के लिए। मेंटेनेबल कोड की हम बात करें, एक ऐसा कोड जिसको मेंटेन किया जा सके, तो फाउलर का ये कहना है कि एनी फूल कैन राइट कोड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, गुड प्रोग्रामर्स राइट कोड दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। तो फाउलर का यही कहना है कि कोई फूल भी इस तरह के कोड लिख सकता है जो कि कंप्यूटर को समझ में आए, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन अच्छे जो प्रोग्रामर होते हैं वो ऐसे कोड लिखते हैं जो कि ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर सके। तो किसी भी प्रोग्रामर को अच्छा तभी कहा जा सकता है कि जब वो ऐसे कोड लिखें जो ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर सके। सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि ऐसा कोड लिखा जाए जो वर्क करे, बल्कि ऐसा भी लिखा जाए जो कि वर्क के साथ साथ इजी टू अंडरस्टैंड और हो, ताकि उसको मेंटेन भी फिर किया जा सके। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड की हम बात करें मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से, हमें ज़रूरत होती है जो कि कराया जाता है सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड, और ये कोड होता है जो कि ख़ुद को एक्सप्लेन करता है बगैर किसी कमेंट्स के या फिर किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन के बगैर, जैसे कि फ्लो चार्ट है, UML डायग्राम है, प्रोसेस फ्लो स्टेट डायग्राम वगैरह।
नेमिंग कन्वेंशंस की हम बात करते हैं, सो हंगेरियन नोटेशन जो है वो पहली बार डिस्कस किए थे चार्ल्स सिमियोनी ने, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के, और ये जो है वेरिएबल होता है जिसके अंदर वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन शामिल होती है वेरिएबल्स के बारे में उसके नाम के अंदर, और नेम जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेथड और फंक्शन को वो होने चाहिए वर्ब, और लिखा जाए उनको रिटर्न मिक्स केस के अंदर जो कि स्टार्ट हों वो लोअर केस के साथ। क्लासेस जो है उनको डिक्लेयर होना चाहिए इंडिविजुअल हेडर फाइल के अंदर फाइल नेम के साथ जो कि मैच करे क्लास नेम, और सेकेंडरी प्राइवेट क्लासेस जो है वो उनको डिक्लेयर किया जा सकता है एज अ इनर क्लास, और वो रिजाइड करती है फाइल के अंदर क्लास के जिससे वो बिलोंग करती है, और तमाम डेफिनेशंस जो होती हैं उनको रिजाइड करना चाहिए सोर्स फाइल्स के अंदर। क्लासेस और इंटरफेसेस की बात करें, सो ये जो है इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए कुछ इस तरीके से कि क्लासेस या फिर इंटरफेस डॉक्यूमेंटेशन, क्लास और इंटरफेस स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्टर्स और जो मेथड्स हैं। वेरिएबल्स की बात करें, सो इनको इनिशियलाइज होना चाहिए जहाँ पर ये डिक्लेयर होते हैं, और इनको डिक्लेयर करना चाहिए स्मॉलेस्ट स्कोप पॉसिबल के अंदर। क्लास वेरिएबल को कभी भी जो है वो पब्लिक डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का इनकैप्सुलेशन का वो वायलेट होता है पब्लिक वेरिएबल से। कमेंट्स की हम बात करते हैं, सो जो प्रॉब्लम है कमेंट के साथ वो ये होती है कि ये लाई करती है किस तरह से कि कमेंट जो है वो सिंटैक्स चेक नहीं है, और जाहिर बात है ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। अब जो कुछ लिखा हुआ है कमेंट में ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट ही हो, वो वही हो जो लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा गया है, क्योंकि कोड होता क्या है कि वक्त के साथ चेंज भी आ जाता है, और फिर जब चेंज आता जाता है तो फिर कमेंट जो है वो लेस एंड लेस एक्यूरेट जो है वो बन जाती है। और रीयूजेबिलिटी जो है वो प्राइम रीजंस में से है कि बनाया जाए फंक्शन को, लेकिन ये सिर्फ ओनली रीज़न नहीं है, और भी रीजंस हो सकते हैं। सो मॉड्यूलरिटी जो है वो इक्वल कंसर्न है, और एक फंक्शन को जो है वो ब्रोकन होना चाहिए स्मॉलर पीसेस के अंदर, इवन के वो जो पीसेस हैं वो रीयूज नहीं भी होते हैं। सो पोर्टेबिलिटी की हम बात करें तो बहुत सी एप्लीकेशंस को ज़रूरी होता है कि उनको पोर्ट किया जाए बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हमने ये भी देखा आपके हैंडआउट में, आप अगर देखें इसकी डिटेल के, बहुत हार्ड भी हम कह सकते हैं कि हार्ड होता है कि लिखा जाए एरर फ्री एफिशिएंट और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल ही जिसमें एरर ना हो, एफिशिएंट और मेंटेनेबल हो, तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि हार्ड होता है। सो मेजर रीवर्क जो है वो रिक्वायर्ड भी होता है ताकि पोर्ट किया जाए एक प्रोग्राम जो कि लिखा गया एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट के लिए। सो रेजिंग जो है इमेजिनरी एरर फ्लैग की वो सिंपली तौर पे खिलाया जाता है रेजिंग भी या फिर थ्रोइंग एन एरर, और जब एक एरर जो है वो थ्रो करता है ओवरऑल सिस्टम जो कि रिस्पॉन्ड किया जाता है कैच करते हुए एरर को। अब डिफेक्ट की बात करें, ये एक वेरिएंस होता है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से, उससे हट के जो चीज़ होगी वो डिफेक्ट होगा, और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें शामिल होता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन वेल एज यूज़र स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर एंड डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि इम्पॉर्टेंट होता है कि लर्न किया जाए कि कैसे डिस्कवरिंग डिफेक्ट जो है अप्रोप्रिएट स्टेज के ऊपर इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी, और इसी ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ज़रूरी होता है कि वेरीफाई किया जाए और इसी के साथ साथ वैलिडेट भी किया जाए सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है वो ट्राई करता है कि ब्रेक करे सॉफ्टवेयर सिस्टम को, और ऑब्जेक्टिव एक शो किया जाए प्रेजेंस जो एक डिफेक्ट की, ना कि उसकी जो एब्सेंस है। टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा की हम बात करें अगर, तो टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ज़रूरी होता है कि जनरेट किया जाए टेस्ट केसेस और टेस्ट डेटा जो कि यूज़ होता है एप्लीकेशन के अंदर। डेवलपमेंट टीम जो है वो इन्वॉल्व होती है एनालिसिस के अंदर, डिज़ाइन के अंदर जो कोडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस आपको हेल्प करती हैं डिज़ाइन करने में, टेस्ट केसेस के टेस्ट किया जाए सिस्टम इफेक्टिवली और जो उसकी एफिशिएंटली है उसको। फ्लो ग्राफ नोटेशन की बात करें, इसको यूज़ करते हुए डिस्क्राइब किया जाता है फ्लो ऑफ डेटा या फिर कंट्रोल जो होता है कि एप्लीकेशन के अंदर, जबकि हम जो है वो यूज़ नहीं करते फ्लो ग्राफ्स के डिस्क्राइब करें डिसीजन, जबकि ये जो ये है कि कैसे ब्रांच जो है वो हाउ ब्रांच इज टेकन उसको लिया जाता है, उसको इज़ नॉट शोन, वो शो नहीं होता फ्लो ग्राफ्स के अंदर। सो वाइट बोर्ड टेस्टिंग की बात करें, सो इसके अंदर हम जो है वो क्या कहते हैं टेस्ट करते हैं स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम का, और इस टेक्निक के अंदर जो टेस्ट केसेस होते हैं लिखे जाते हैं इस तरीके से
कि वो कवर करता है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कोड के अंदर। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट की हम बात करें अगर, तो चेकलिस्ट जो है वो कॉमन एरर की एक प्रोग्राम के अंदर डेवलप होनी चाहिए और यूज़ किया जाए ड्राइव करने के लिए इंस्पेक्शन प्रोसेस। और ये एरर चेकलिस्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट है, जैसे कि इंस्पेक्टर को जो है वो एनालाइज करना होता है मेजर कंस्ट्रक्ट्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और डेवलप करना चेकलिस्ट के, वेरीफाई किया जाए कोड जो कि लिखा गया है यूज़ करते हुए इन चेकलिस्ट को। स्टैटिक एनालाइजर की बात करें, ये सॉफ्टवेयर टूल होते हैं सोर्स टैक्स प्रोग्रामिंग के लिए, और ये पार्स करते हैं प्रोग्राम टेक्स्ट और ट्राई करते हैं डिस्कवर करना पोटेंशियली एररनेस कंडीशंस, और लेकर आते हैं ये अटेंशन तक वेरिफिकेशन की और वैलिडेट टीम की। सो व्हाट इज़ अ बग? एक बग क्या होता है? सॉफ्टवेयर्स के अंदर बग्स आ जाते हैं जो कि एरर वगैरह होते हैं। सो इनके लिए कई सारे नाम जो है वो यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स, सॉफ्टवेयर बग्स, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, और एंड इवन सॉफ्टवेयर फीचर्स भी। और आप इनको कुछ भी कहें, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ही ये होता है कि सॉफ्टवेयर वो नहीं करता जो उसको करना चाहिए। बग तभी आता है जब बग आ जाएगा, तो फिर सॉफ्टवेयर वो नहीं करेगा उसको जो करना चाहिए उससे हटके, तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और सिस्टम डाउन टाइम होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है डेवलपर एंड के ऊपर कि वो प्रॉब्लम को सही करें और सिस्टम को दोबारा वो चालू करते हैं, जिसे हम कहते हैं। सो लॉजिकल एरर की बात करें तो ये तब होता है जब कोड सिंटैक्टिकली तौर पे सही है, लेकिन वो जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो फिर लॉजिकल एरर है। और कोडिंग एरर की बात करें तो ये सिंपल प्रॉब्लम होती है कोड लिखने के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, और ये जो फेलियर आ सकता है चेक एरर रिटर्न का, कि चेक किया जाए एरर रिटर्न, और एक फेलियर के चेक किया जाए सर्टेन वैलिड कंडीशन के लिए, और या फिर एक फेलियर के लिया जाए दूसरे पार्ट्स को सिस्टम के अकाउंट के अंदर। सो अब MCQs आपको सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। सो क्लास वेरिएबल जो है उनको डिक्लेयर करना चाहिए पब्लिक। अब ये कॉन्सेप्ट वायलेट करता है इनमें से किसको? वो है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। सो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इसका आंसर है। रियल टाइम एप्लीकेशन जो है ऐड करता है न्यू और पोटेंशियली डिफ़िकल्ट एलिमेंट जो है टेस्टिंग मिक्स के साथ। सो ये जो है वो होता है टाइम। और जो डेवलपमेंट व्यू है डिस्क्राइब करता है डैश जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सॉफ्टवेयर की उसकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, वो है स्टैटिक इसका आंसर है। उसके बाद ये कि हंगेरियन नोटेशन जो है वो फर्स्ट पहली बार जो डिस्कस किया चार्ल्स सिमियोनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के। और उसके बाद ये कि एक नंबर ऑफ इनविजिबल एग्जीक्यूशन पैथ जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं सिंपल कोड के अंदर लैंग्वेज के, जो कि अलाउ करता है क्या? एक्सेप्शंस को अलाउ करता है। और उसके बाद ये कि बग फिक्सिंग को किया जाता है टीम्स के ज़रिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। वो कौन सी टीम है? डेवलपमेंट टीम। और उसके बाद ये कि फर्स्ट हैंड अकाउंट जो होता है प्रॉब्लम का हमेशा यूज़फुल होता है डिबगिंग प्रोसेस में। ये बात जो है वो ट्रू है, सही है। और उसके बाद ये कि डिबगिंग प्रोसेस के अंदर एक स्टैक ट्रेस जो है वो बहुत यूज़फुल टूल है, ये बात भी ट्रू है। और उसके बाद ये कि एक डैश जो है वो ऐसा कोड होता है जो ख़ुद को एक्सप्लेन करता है बगैर किसी कमेंट्स या एक्सट्रेनियस डॉक्यूमेंट के, वो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड होता है। और उसके बाद ये कि वेरिएबल्स को जो है वो इनिशियलाइज़ किया जाए जहाँ पर उनको डिक्लेयर किया जाता है, और उनको डिक्लेयर किया जाए किस तरीके से? स्मॉलेस्ट स्कोप पॉसिबल के अंदर। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है मैसेज की जो कि सीक्वेंस डायग्राम डिपिक्ट करती है? वो है अपडेट नहीं है। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाइंग होल पार्ट स्ट्रक्चर मीन्स। अब इसका मतलब क्या है कि व्हाट आर माई डैश, वो है व्हाट आर माई कंपोनेंट्स। और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो है वो इवॉल्व होता है कौन से सिस्टम से? इवॉल्व होता है सिंपलर से वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। और फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन के लिए डैश जो है उनको प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है डिफेक्ट्स के बारे में, वो है चेकलिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद एक स्टैटिक एनालाइजर सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं डैश प्रोसेसिंग के लिए, सोर्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। सॉफ्टवेयर बग्स जो होते हैं उनके मल्टीपल नेम्स हैं, और इनमें से कौन सा जो है वो नाम नहीं है सॉफ्टवेयर बग्स का? आप कई सारे नाम है लेकिन एक नाम ऐसा है जो नहीं है, वो है मिस्टेक का नाम नहीं कभी भी आएगा। सो एरर डिफेक्ट्स और बग्स, लेकिन मिस्टेक नाम नहीं होता नॉर्मली।
इक्विवेलेंस डैश जो है वो हेल्प करता है आपको डिज़ाइन करने में टेस्ट केसेस के टेस्ट किया जाए सिस्टम की इफेक्टिवली और जो एफिशिएंटली है। सो वो है फंक्शन जो इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती है। और उसके बाद डैश जो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए फ्लो ऑफ डेटा या फिर जो कंट्रोल होता है एप्लीकेशन के अंदर, वो है फ्लो ग्राफ्स। सो फ्लो ग्राफ्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद ये कि राइटिंग टेस्ट केसेस लिखना, जनरेट करना टेस्ट डेटा, ये प्रोसेस है जो कि डिमांड करता है डैश बिल्डिंग कैपेबिलिटी। सो डिमांड करता है सिनेरियो बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। और उसके बाद ये कि जो रेजिंग है इमेजिनरी एरर फ्लैग की, वो सिंपली जो है वो कहलाई जाती है रेजिंग या फिर सो देर आर फोर बेसिक कोड स्ट्रक्चर है जिसमें सीक्वेंस, इफ स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट और डैश जो है सो वो है वाइल लूप इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि STL स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।